जिस मोड़ पर बाकी विपक्षी नेताओं की सोच समझ और राजनीति खत्म हो जाती है, वहां पर जाकर मोदी जी की राजनीति शुरू होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सवेरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे की बेमेल खिचड़ी सरकार का सूर्यास्त हो गया है, लेकिन इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की नई शिवसेना का उदय हुआ है। जरा सोचिए कि क्या इस फैसले की कोई कल्पना भी कर सकता था। हर कोई हैरान परेशान। उद्धव ठाकरे तो ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से उन्हें बेदखल किया गया है सत्ता से, वो जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि देखो मोदी जी ने क्या किया, शाह ने क्या किया, फडणवीस ने क्या किया। वो जनता से सहानुभूति बटोर लेंगे। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा चौका मारा है कि हर कोई हैरान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। और आप देखिए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में, मीडिया में ये चीजें भरी पड़ी हैं। जनता भी अवाक है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा राजनीतिक दांव कभी नहीं खेला गया। और ये महाराष्ट्र में एक टाइगर और लायन की जुगलबंदी की शुरुआत है। आप शायद बाला साहेब ठाकरे का वो बयान भूले नहीं होंगे। मैं आपको बाला साहेब ठाकरे का वो बयान सुनाता हूँ। When I met Narendra Modi, Right. I said, here is a tiger, Maharashtra tiger, and here is a Gujarat lion. पिछले एक हफ्ते से देश के लोगों के मन में महाराष्ट्र की राजनीति के बदलते रंग से जितने भी प्रश्न खड़े हुए, उसकी एक झलक देख लीजिए। मैं अपने पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। इतना शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी थे। पटकने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुए। मौका नहीं गया है, अभी भी आप संभल जाइए। आने दो हमारे विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फिर देख लेंगे। अब हमारा चैलेंज, आप आइए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं आज मुख्यमंत्री पद का त्याग कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संजय राउत की अकड़ कमजोर नहीं हुई है। वो अब भी बची हुई है। जरा उनका एक छोटा सा बयान देख लीजिए। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। और याद रखिए कि जब जब संजय राउत की जुबान खुलती है तो राजनीतिक ड्रामे के कुछ और अध्याय खुल जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। महाराष्ट्र की राजनीति ने भले ही हफ्ते भर तक देश भर के लोगों को T20 क्रिकेट मैच का मजा दिया, लेकिन साथ ही साथ इसने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। और इसकी वजह से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको समझना और जानना बेहद जरूरी है। मैं आपके सामने महाराष्ट्र की राजनीति से उपजे 6 साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं पहले साइड इफेक्ट की। पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की मौका परस्त सरकार ने जिस प्रकार हिंदुत्व के चोले को फेंककर बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को धोखा दिया, वो इस राजनीति का पहला साइड इफेक्ट है। जी हां, अब मैं जो आपको कह रहा हूं उसकी रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल पहले जब मुख्यमंत्री पद को संभाला, उसी समय बाला साहेब के सभी वादों, इरादों और सपनों को ताक पर रख दिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। मतलब वो पूरी तरह से भूल गए कि उनके आदर्श क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन जब सत्ता खिसकने लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत एकदम अफरा तफरी में कैबिनेट की बैठक बुलाई और औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की कोशिश की। क्यों? पितृ ऋण उतार रहे थे। 2.5 साल तक मौका परस्ती चलती रही और जब आखिरी समय आया तो पितृ ऋण उतार रहे थे। औरंगाबाद का नाम उन्होंने संभाजी नगर कर दिया और उस्मानाबाद का नाम उन्होंने धाराशिव नगर कर दिया। चलिए अच्छा है, लेकिन यकीन मानिए
कि उद्धव ठाकरे के जो 2.5 साल के पाप हैं वो इससे धुलने वाले नहीं हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं ये भी समझिए, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने बाला साहेब के हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया है, उद्धव ठाकरे की सरकार ने नुकसान पहुंचाया, उसे महाराष्ट्र की जनता कभी भी भूलने वाली नहीं है। और याद रखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो प्रायश्चित है ना उद्धव ठाकरे सरकार की, वो इसलिए बेकार है क्योंकि ये जो नाम बदलने की उन्होंने कोशिश की है उसका कोई अर्थ नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि शिवसेना और उनके पिता बाला साहेब ठाकरे दशकों पहले उनकी नज़र में औरंगाबाद का नाम बदल चुका था। और आप ये रिपोर्ट देखिए, उद्धव ठाकरे को इसे कानूनी जामा पहनाने में तब तक का इंतजार करना पड़ा जब तक कि उनकी कुर्सी चली नहीं गई। मतलब उनको पता था कि अब हम सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तो उन्होंने पाप धोने के लिए जो 2.5 वर्षों का है, उन्होंने 2 नगरों का नाम बदल दिया। और ये है पहला साइड इफेक्ट। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो ये है कि अब महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व के मुद्दे पर ठगा नहीं जा सकता है। जी हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे पर जो अब तक ठग रहे थे ना, अब वो संभव नहीं है। और याद रखिए कि इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई है। और ये भारतीय राजनीति का पहला उदाहरण है, और ये महाराष्ट्र ही पहला उदाहरण स्थापित किया है जहां की सरकार हिंदुत्व को न स्वीकार करने के कारण गिर गई है। अब तक का इतिहास क्या है ये समझिए। अब तक का इतिहास ये है कि धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को न स्वीकार करने के कारण पहले की सरकारें गिरती रही थी। लेकिन महाराष्ट्र में ये उदाहरण बदल गया। और इसी धर्मनिरपेक्षता की बैसाखी पर सवार होकर शरद पवार उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाना चाहते थे। आप रिपोर्ट भी देखिएगा, लेकिन वो हिंदुत्व को हरा नहीं सके। दरअसल ये लड़ाई जो है ना वो धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व की थी। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष लोग खड़े थे, सब तथाकथित हैं, याद रखिए, कोई किसी कि वो नहीं ले सकता कि भैया मैं ही धर्मनिरपेक्षता का एकदम ठेकेदार हूँ या मैं हिंदुत्व का ठेकेदार हूँ। लेकिन ये विचारधारा ना, ये विचारधारा की लड़ाई थी। और उसमें शरद पवार चाहते थे कि हिंदुत्व की विचारधारा हार जाए, जिसे वो हरा नहीं पाए। और यही इस महाराष्ट्र के क्राइसिस से देखने को मिलता है। अब तीसरे साइड इफेक्ट को देखिए। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी में सेक्युलरिज्म का जो बुलबुला था वो मात्र 2.5 सालों में ही फट गया। और यही इसका तीसरा साइड इफेक्ट है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये कैसे पिछले 2 पॉइंट से अलग है, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के नाम पर जो भी सरकारें बनती हैं वो स्थायी नहीं होती। वो 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं, वो जनता की सेवा कर ही नहीं पाती हैं। ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट से भी दिखा रहा हूं। और इस प्रकार की सरकारें भ्रष्ट होती हैं। वो सिर्फ सेकुलरिज्म के आड़ में भ्रष्टाचार करती हैं। और किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए ये भी पूरे देश ने देखा। कानून व्यवस्था की जो पालना है वो भी ये सरकारें नहीं कर सकती हैं। जनता को सिर्फ ठगने का काम किया जा सकता है। और ये सब कुछ होता है सेक्युलरिज्म की आड़ में। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने ये दिखा दिया कि ये सेक्युलरिज्म का चोला भी पहनकर अब ये स्थायी सरकार नहीं दी जा सकती। अब चौथे साइड इफेक्ट की बात करते हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की धुरी पर मंथन चल रहा था, ठीक उसी समय राष्ट्रीय राजनीति में भी इसी तर्ज पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। और यहीं से राजनीति का चौथा साइड इफेक्ट नजर आता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं ये समझिए कि जब 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो ये भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब समूचे विपक्ष ने आरएसएस से संबंधित या भाजपा से संबंधित किसी उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बना दिया। ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं है, याद रखिएगा। ये भारतीय राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव की
आहट भी है। और ये सारी चीजें उसी समय हो रही हैं जब महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में ये उथल पुथल देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर राजनीति की धुरी अब हिंदुत्व बन चुकी है, उसमें सेकुलरिज्म को भी, जो सेकुलरिज्म की बात होती है ना, उसको भी हिंदुत्व का चोला ओढ़ना पड़ेगा। और पहले क्या होता था, हिंदुत्व को सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ना पड़ता था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने और केंद्र की राजनीति ने इसे बदल दिया। अब इस परिवेश में एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है उद्धव ठाकरे की, कि वो क्या थे, वो किस नाव पर सवार थे। तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का सिर्फ चोला ओढ़ने की कोशिश की थी। आप रिपोर्ट देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन वो फेल हो गए। और हर बार ये स्थितियां जब भी पैदा होंगी वो फेल होंगे, जैसा इस बार उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन उन छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों को भी पसंद आता है जिसमें वो अपने स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं। जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं तो सबसे बड़ा झटका किन्हें लगता है, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जैसे लोगों को ये झटका लगता है। और फिर ये रिपोर्ट सामने आती है। आप रिपोर्ट देखिए, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों, उद्धव ठाकरे ने बदला औरंगाबाद का नाम तो फूटा अबू आजमी का गुस्सा। अभी अबू आजमी को बड़ा मजा आ रहा था, सारे जितने भी छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी है ना, सबको मजा आ रहा था। वो कह रहे थे जी उद्धव के साथ ही एकदम लगे हुए थे, मतलब वोट तक दे रहे थे शिवसेना को। लेकिन अब उन्हें झटका लगा है और ये राजनीति का यही सबसे बड़ा बदलाव है। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस भी अपने दुम को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की हालत क्या हो गई है, दुम बचाने की कोशिश भले ही कांग्रेस कर रही हो, कांग्रेस की हालत उस छिपकली की पूंछ की तरह हो गई जो अपने शरीर से अलग होने के बाद भी छटपटाती है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट शरद पवार की ध्वस्त होती इमेज है। और क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में जोड़ तोड़ का उन्हें भीष्म पितामह तक कहा जाने लगा। आप पहले संजय राउत जी का एक बयान सुनिए। देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1998 में राज्यसभा के उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा था, उसमें कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के जाल में उलझाकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी। शरद पवार जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं ना जोड़ तोड़ की राजनीति में, उसकी कहानी बता रहा हूं। और ये 1998 की बात है। अब आप 24 साल बाद आइए, मतलब 10 जून को आइए, उसी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन हो रहा था और देवेंद्र फडणवीस ने क्रॉस वोटिंग करा करके अपने उम्मीदवारों को जीत दिला दी और जो शरद पवार हैं उनको धूल चटा दी। इसके बाद शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्हें कहा कि भैया ये तो आप ही का चमत्कार है, लेकिन शरद पवार को ये अंदाजा नहीं होगा कि जो वो बधाई दे रहे हैं ना, कुछ ही दिन बाद उनकी सरकार भी चली जाएगी। आप देखिए रिपोर्ट, इसमें आपको पता चलेगा कि शरद पवार जो है वो फडणवीस को बधाई दे रहे थे। और महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए चाणक्य की भूमिका निभाने वाले शरद पवार अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सके। इसलिए आज इस एपिसोड के बाद ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि शरद पवार के बारे में जो इमेज बनाई गई है वो सही नहीं है। शरद पवार बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। और अब छठे साइड इफेक्ट की बात बताता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर एक मानक उदाहरण मान लें और इसी नज़रिए से पूरी राष्ट्रीय राजनीति को देखने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि आज विपक्ष के पास न सोच है, न समझ है, न विजन है, न रणनीति है और न ही आगे बढ़ने की कोई तकनीक है। और ये क्यों कह रहा हूं आप समझिए कि इनकी सोच और रणनीति के दिवालियेपन की हालत यह है कि सरकार में रहते हुए भी इन्हें ये नहीं पता होता है कि इनके विधायक क्या कर रहे हैं। मतलब विपक्ष की बातें तो छोड़ दीजिए, विपक्ष का विधायक कहाँ है, क्या कर रहा है, ये तो आप भूल ही जाइए।
इनको यही नहीं पता कि इनका विधायक कहाँ है, क्या कर रहा है, कितना नाखुश है, इनको पता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि जब 40 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके थे, तब शरद पवार महाविकास अघाड़ी मतलब उद्धव के साथ बैठक करके ये तय कर रहे थे कि कैसे हम विधायकों को वापस लाएंगे, और उनको पूरा यकीन था। आप रिपोर्ट भी एक एक करके देखते चले जाइएगा, मैं दिखा रहा हूं। उनको पूरा विश्वास था कि हम सारे विधायकों को ले आएंगे, उन्हें मतलब अपने साथ कर लेंगे। आप देखिए कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में ही सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन क्या स्थिति हुई? फ्लोर टेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तक नौबत नहीं पहुंची। जो शरद पवार फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं फेसबुक लाइव करके। तो ये है इनकी स्थिति। मतलब ना आज विपक्ष जो है पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। वो किस प्रकार चुनौती देगा मोदी सरकार को या राज्य में भाजपा सरकार को, ये समझ से परे है। और इसकी वजह यह है कि इनकी पूरी की पूरी राजनीति स्वार्थ पर आधारित है, झूठे एजेंडे पर आधारित है, भारत को बदनाम करने पर आधारित है, हिंदुत्व को बदनाम करने पर आधारित है। इन्होंने मोदी विरोध को ही सब कुछ मान लिया है, और इसी वजह से विपक्ष इस प्रकार से नजर आ रहा है। साथियों, उद्धव ठाकरे ने जिस दिन मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा को छोड़ दिया था, उसी दिन उन्होंने मौन स्वीकृति देकर मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बाद जो समय गुजरा, जो राजनीतिक ड्रामे हुए, नौटंकियां हुई और तमाम तरह की कवायदें की गई, उसका एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि हिंदुत्व के चोले पर रफूगिरी की जा सके। लेकिन आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और इस रफूगिरी से काम चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।